बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। सेंटकॉम में कमांड की तब्दीली की तकरीब में वो मेहमान थे। वहाँ पर उन्होंने अमेरिकी आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। आउटगोइंग जो जनरल माइक कोरेला हैं, उनकी रिटायरमेंट की ये तकरीब थी। नए जो जनरल हैं सेंटकॉम के सरबरा, वो आ चुके हैं। उन्होंने माइक कुरेला की तारीफ़ की, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जो ताउन अमेरिका का है, उस हवाले से जनरल माइक कुरेला की तारीफ़ की और नए आने वाले जनरल को उन्होंने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उन्हें पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी है। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ़ की पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें हुईं और जो दीगर दोस्त ममालिक के चीफ़ ऑफ डिफेंस वहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी तफसील से मुलाकातें की हैं। हमें मालूम है और पूरी दुनिया जानती है कि कुछ अर्सा कबल भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस जारहियत का इर्तिकाब किया था और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था और जिस तरह से भारत के तैयारे गिराए गए थे और पूरी दुनिया में अब वो ख़बरें पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी हैं, उसके जो डिजिटल शवाहिद थे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे थे, उसके जवाब में अब 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ का एक मदह का खेज़ दावा सामने आया है और उन्होंने एक लेक्चर के दौरान ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, जिसमें 5 फाइटर जहाज़ थे और 1 रडार तैयारा था। उस पर ख्वाजा आसिफ का भी एक भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है और ख़ुद भारत के अंदर उनके इस बयान पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ख़ुद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि 3 माह बाद उन्हें ये बात याद आई है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और ख्वाजा आसिफ ने बल्कि भारत को चैलेंज किया है कि वो इन्वेंट्री लाए, हम भी लाते हैं और पूरी दुनिया के सामने अपनी इन्वेंट्री को रखे और फिर काउंट किया जाए। ये इंतहाई मदह का खेज़ दावा है भारत का और ये एक सियासी मफाद है। जिस तरह से भारत के वज़ीर आज़म जो और RSS ज़हनियत के मालिक मोदी हैं, वो हमेशा हर मामले को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने इस मामले को भी अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन दुनिया को भी पता है और ख़ुद भारत को भी पता है, ख़ुद भारत के जो भारत की अस्करी क़यादत है, वो इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि हमारे तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने, उन्होंने एक बार फिर याद दहानी कराई कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए थे। S-400 सिस्टम को तबाह किया, मुतअद्दिद ड्रोन्स को ज़ाहिर है निशाना बनाया और उन्हें तबाह किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो भारत की आलमी सतह पर जो रुसवाई है, जो तन्हाई है, उसकी जो ख़बरें हैं वो आलमी मीडिया में लग रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्लूमबर्ग के बाद एक और रिपोर्ट सामने आई है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ और पाकिस्तान की जो उभरती अहमियत है, इसने भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है उसको चैलेंज कर दिया है और भारत इस वक्त अपनी एक नाकाम सिफारतकारी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में आइसोलेशन यानी तन्हाई का शिकार है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिका और चीन ये 2 सुपर पावर्स हैं और दोनों से भारत के जो बिगड़ते सिफारती ताल्लुकात हैं, उसने भारत को मुश्किल में डाल दिया है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि पाकिस्तान के हाथों जो भारत की शिकस्त हुई है, उससे भी भारत की बहुत ज़्यादा रुसवाई भी हुई है। इसके साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म की जो इंतहा पसंदाना सोच है, उसकी वजह से अमेरिका भारत से दूर चला गया है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई और उसमें अमेरिकी सदर ने जो किरदार अदा किया, उसमें अमेरिकी सदर के किरदार को पाकिस्तान की हुकूमत ने सराहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, लेकिन भारत आज तक उनके किरदार को तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदगी का शिकार हैं। इसके साथ साथ अखबार ये भी लिखता है कि भारत एक बार फिर चीन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि चीन के साथ भी उनके जो ताल्लुकात थे वो एक गलत सोच की बुनियाद पर वो ख़राब हुए और वो ये सोच थी कि शायद भारत ये समझता था कि हम, और ये उसकी गलतफहमी थी कि शायद हम इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये भारत के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो आज जो हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। ज्वाइन कर रही हैं, IR पे नज़र रखती हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं।
हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर गोरसी। बाबर गोरसी, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब जी आर बलोच। जी आर बलोच साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये बहुत कम वक्त में आर्मी चीफ़ का अमेरिका का दूसरा दौरा है। पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन जो है ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल दिफाई पोजीशन है वो भी बहुत मजबूत हुई है। जी बहुत शुक्रिया। आपके मेहमानों को सुनने और देखने वालों को सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कलील वक्त में और जिस तरीके से और सिर्फ तकरीबन 87 घंटे के जंग के बाद जो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा है और उसके जो सफारती ताल्लुकात है, उसका जो स्टेचर है, उसके जो डिफेंस का जो स्टैंडिंग है दुनिया में, और इसके अलावा उसकी जो टेक्निकल नो हाउ है और मॉडर्न हथियारों का और एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया उससे सबक ले रही है और उसको स्टडी कर रहे हैं और अपने जो उनके डिफेंस यूनिवर्सिटीज है उसको पढ़ाने और उस पर गौर कर रहे हैं। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम जो अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को बहुत कलील अरसे में ये मिला है, जिसके लिए बाकी मुल्क और डिकेड्स लगाते हैं और वो आप ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं या अपने मफादात को आगे करते हैं या उसके जरिए दुनिया के नक्शे पर या दुनिया कमेटी ऑफ नेशंस में एक मकाम बना लेते हैं। यह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों पर एक एहसान किया है और यकीनन वो इसके मुस्तहिक थे, इसलिए कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे एयरफोर्स ने, नेवी ने, पाकिस्तान आर्मी ने और इसके अलावा कौम ने जिस तरीके से इंडिया के गुरूर को, उसके तकब्बुर को, मोदी के जिस तरीके से दावे थे, बुलंद दावे थे और दुनिया के सामने अपनी जो 56 इनकी छाती थी वो पेश करते थे, उसका पूरा जो 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 एडिफिस था वो धड़ाम से गिर गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि दुनिया के नक्शे पर आप तब उभरते हैं या कमेटी ऑफ नेशन में आप मकाम बना लेते हैं जब आप परफॉर्म कर लेते हैं। और ये परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान की है, जिसके लिए बाकी दुनिया भी बहुत सारे मुल्क के कहते हैं कि हम जिस पाकिस्तान को समझ रहे थे वो पाकिस्तान तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। तीसरी बात यह है कि इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को अपने लिहाज से, अपने प्रिज्म से या अपने जो उनके एक तंग नजरी है उस तंग नजरी की नजर से देख रहे थे और वो तंग नजरी ये थी कि पाकिस्तान को एक छोटा दुश्मन बल्कि उसको गिन भी नहीं रहे थे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के को आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बातें करते थे या इकोनॉमिक डिग्रेडेशन की बात करते थे या उसको इनडायरेक्ट वार से उनको और ब्रीड कराना चाहते थे। या तीसरी बात ही कि जब उन्होंने हमला किया तो ये समझ रहे थे कि हम 80 जहाजों के साथ पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स और उनके जितने भी डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ाकर रख देंगे, इसराइल की 67 वार की नकल उतारेंगे और उसी तरीके से करेंगे। और जाहिर है इसराइल उनकी मदद भी कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। और जिस तरह आपने भी बताया कि जिस तरह मोदी अभी उसको मौका नहीं मिला कि चाइना के पांव पड़े, किस तरीके से अपने ताल्लुकात को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करे। फिर रूस के साथ है तो रूस के साथ भी उनके जो ताल्लुकात थे, चाहे वो अमेरिका की कुर्बत में, वो रूस से काफी दूर चला गया था। अब वो फासला दोबारा जब नापेंगे उसको बहुत टाइम लगेगा। और तीसरा, वो खुद को इंडिया समझ रहे थे, वो खुद को अपने पॉलिटिक्स, अपने आईन और इसके अलावा अपनी जो स्टैंडिंग है उससे बहुत बुलंद समझ रहे थे। तो ये भी उसका एक जुगम था कि मैं दुनिया में बड़ा अहम हूँ, वो जुगम भी उसका टूट गया। और अगली बात ये आ जाती है कि जब पाकिस्तान को इस तरीके से पजीराई मिल गई, अब जो हरकतें वो कर रहा है वो बड़े भूंडी हरकतें हैं और वो इस तरीके से कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो मकाम है या ऐसे दुनिया के जो लीडरशिप है उसमें जो मैं लोगों को खामखा की वो मचे जप्पी लगाता था, वो वक्त भी गुजर गया। अब लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अपने मुल्क के जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो उनके पार्लियामेंट था उसके फ्लोर पर जो उसके राजनाथ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उसकी धज्जियां उड़ा दी। उनको बताया तुम झूठ बोलते हो,
अगर ट्रंप साहब प्रेसिडेंट था, ट्रंप साहब ने सुलह कराया है तो फिर उसको तस्लीम करो, और अगर नहीं है तो फिर कहता है कि वो झूठा है। तो उसने न तस्लीम कर रहे हैं और न वो उसके मुखालिफत में जा रहे, बल्कि एक किस्म के ऐसे टाइट सिचुएशन में है कि अपने मुल्क को, अपने कौम को या अपने पार्लियामेंट में वो सच नहीं बोल सकता। और उस पर थोड़ा इम्तियाज ये है कि उनका जो एयरफोर्स चीफ है वो 3 महीने के बाद जाग उठता है और दुनिया को कुछ स्लाइड्स दिखाने की कोशिश करता है कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए, उसमें एक रडार या अवैक्ट भी था, और इसके अलावा झूठी तस्वीरें उनको दिखाकर जो कुछ इंस्टॉलेशन की है, कुछ उनकी कि यहाँ पर भाई इंस्टॉलेशन अलग चीज है एयर चीफ साहब, और जहाज गिराना अलग चीज होता है। हमने जो गिराए हैं वो फजा में गिराए हैं, हमने जो गिराए आपका जो मानता राफेल को गिराया है, और हमने जो गिराए तो उसके मलबे दिखाए हैं। और ये सिर्फ हमने नहीं, इसके अलावा ट्रंप साहब ने भी कहा है कि 5 गिराए उनके उनके अपने डिफेंस स्टाफ ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा है कि बाकी चौहान साहब के हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन ये नहीं कि कितने गिरे, बल्कि अहम बात ये है कि किस तरीके से गिरे और क्यों गिरे हैं। और फिर यही है कि अगर वो एक तियारा होता तो जाहिर है कि उसको वो एक्सेप्ट कर लेते, 2 होते एक्सेप्ट कर लेते, 3 होते, लेकिन 5 तियारे और उसमें राफेल 3 तियारे, ये उनके लिए एक ऐसी बात है। और फिर सबसे बड़ी सबूत ये है कि जो चिंडू का था, जो हमारा जे10 बनाता है चाइना का, और वहां पर जो डजॉल्ट कंपनी है जो कि राफेल बनाता है, जो कि यूरोप की एक किस्म का टॉप फाइटर है, 4.5 जनरेशन का, 5th जनरेशन का ऑलमोस्ट, तो उनके जो जो वो थे स्टेक्स थे वो गिर गए। बिल्कुल। तो जाहिर है ये बताता है कि इंडिया ने एक ऐसी शिकस्त खाई है। उनके एयरफोर्स 2 दिन के लिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 10 साल मजीद भी मेहनत करे और 5th जनरेशन भी ले ले, 6th जनरेशन भी ले ले, लेकिन उसके चलाने वाले वही है जो उनका फ्लाइंग और कफन उसका बंदोब्यस्त पाकिस्तान MiG-21 की चला फौज रहा है। ने और पाकिस्तान की अफवाज ने पहले से ही किया होगा। वो जो करेंगे उससे पहले ही हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। जी एग्जैक्टली जी हाँ। बात यही है कि जी जी। पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने स्पेशली जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एसिड्स को और उसको जेल करके उसको फ्यूज करके जो बनाता है, वो इंडिया उससे बहुत दूर है, पाकिस्तान पे बहुत आगे चला जा चुका बिल्कुल होगा। सही। ये जी.आर. बलोच साहब की जानिब जाएंगे। जी.आर. बलोच साहब इस वक्त है वो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है खुद। उसके जाहिर है डिप्लोमेटिक जो उसकी इंगेजमेंट है उससे भी पता चल रहा है, जिन फोरम्स में वो जा रहा है उसके साथ जो कुछ हो रहा है उससे भी ये साबित हो रहा है। और फिर पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं और जो इदारे हैं वो भी यही कुछ लिख रहे हैं कि इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में भी है और आइसोलेशन में भी है। जी यकीनन। देखिए उनका जो नाकाम कैंपेन था सिंदूर, वो मेरा ख्याल है उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया कि कहाँ वो हिंदुस्तान या वो इंडिया जिसको अमेरिका और बाकी वेस्ट सपोर्ट कर रहे थे और उसको प्रॉप कर रहे थे एज ए काउंटर वॉइस टू चाइना, और कहाँ वो इंडिया जो सबसे ज़्यादा अब सैंक्शन है और जो जुबान भी संभाल की जा रही है वहाँ से, जो उनके सबसे क्लोज एलाय थे, और जिसकी वजह से आई थिंक पूरी मिसकैलकुलेशन ही यही हुई कि एज इफ India has become a linchpin of the entire global politics, probably being run by West and Americans. ये ना देखते हुए कि अपनी उनकी कैपेसिटी, whether it is strategic planning, it is the actual on the field competence, या even their own peace narrative and war narrative. किसी जगह भी आपको वो जो मेच्योरिटी है, वो जो प्रोफेशनलिज्म है, वो जो क्लैरिटी है, वो नजर नहीं आई। इसलिए नहीं आई, इसलिए उनको पूरे एक नहीं बल्कि सैकड़ों झूठों के पुल बांधने पड़े। और जिस तरह मैं थोड़ा सा बीच में ये ले आऊंगा, जो उनके एयर चीफ ने कहा है, ये उससे कनेक्टेड है कि जिस तरह हम कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो अभी ये इन्होंने पूरे झूठों की एक पुल बांध दी। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स झूठों पे नहीं चल सकती।
मैं हमेशा कहता हूं कि डिप्लोमेसी जो हमें सिखाई गई, जो हमने प्रैक्टिस की है 30 साल 35 साल में बाहर, उसका असल लुबो लबाब ये होता है कि वो उसूलों की बात होती है। वो डुप्लिसिटी का नाम नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी का नाम है। वो झूठ का काम नहीं है, वो सच्चाई का काम है। वो बेवफाई का नहीं है, सिंसेरिटी का है। तो हिंदुस्तान ने तमाम वो कुछ बरअक्स किया जो कि जो रहनमा उसूल हैं डिप्लोमेसी के, जो रहनमा उसूल हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनकी नफी होती है। और उसको हम गिना भी सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ उस नुक्ते पे आता हूं कि अब हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड हो चुका है। अब वो अपने लिए और इररेलेवेंट हो चुका है। देखिए, सबसे अहम मेरा एक आर्टिकल है जो आपके साथ भी मैंने शेयर किया है, मेरे ख्याल है एक अखबार में आया है इंग्लिश में, कि हिंदुस्तान अपनी इस तन्हाई को छुपाने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए अब अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहा है। कभी एससीओ की बात करता है, कभी आरआईसी की बात करता है, दैट इज रशिया इंडिया चाइना, जो जो वो मतरूक कर चुका, जिसको वो रिजेक्ट कर चुका। और देखिए, ये जो दोनों रशिया से तो वो जरूर जाहिर है वेपन लेता है, लेकिन जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना बड़ा मेच्योर किस्म की उनकी डिप्लोमेसी होती है। उन्होंने एक दफा नहीं, कई दफा जो है वो इंडिया को कहा कि आपकी खैरियत और इस खित्ते की खैरियत यह है कि हम, आप दैट इज इंडिया, चाइना और पाकिस्तान एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें ये खित्ता अमन का खित्ता बन जाए, ये मोहरा ना बने। और देखिए, मैं हमेशा दोबारा शायद रिपीट कर रहा हूं, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि अगर मैं हिंदुस्तान होता, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी जंग करने की सलाहियत जो भी कुछ थी उनकी, लेकिन मुल्क तो बड़ा है और बड़ा रोल देख रहा है, और मैं एक किसी और पावर की, जो मुझसे कोई तकरीबन कितना छोटा है, 1 बिलियन प्लस लोग हैं, और वो एक 320 मिलियन किस्म के लोग हैं, उनका वो प्रॉक्सी बन गया है। इट्स अ शेम। और यही चीज कही जा रही है कि हिंदुस्तान, तुम आंखें खोलो, क्या कर रहे हो? कहां पे तुम्हारी दोस्ती होगी जब अपने रीजन को तुम दुश्मनियों की आग लगाओगे, जब अपने 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 पड़ोस में आप लगाओगे, तो आपका ख्याल है आप बच जाओगे? नो। नफरत की सियासत, नफरत की सियासत, नफरत की जो कारोबार है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाथ भी जलेंगे, मुंह भी जलेंगे, मुंह काले भी होंगे और हाथ भी काले बिल्कुल होंगे। ठीक है डॉक्टर सुंदर साहब, अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, रियासतें अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखें, तो तभी उनकी कोई एक पोजीशन बनती है आलमी सतह पर भी। भारत तो पाकिस्तान के साथ तो वो दुश्मनी करता ही रहा है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी तो उसके ताल्लुकात, जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी तो उसके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, और वो एक चौधरी बनना चाहता था इस इलाके का। देखिए, अभी सर ने बिल्कुल वजह फरमाया कि आइसोलेटेड इंडिया, मतलब अपने पूरे ख़त्ते में जो है ना सिर्फ इंटरनेशनल एरेना में बिल्कुल आइसोलेटेड पोजीशन पे आ चुका है, बल्कि इस ख़त्ते में देखें कि उससे पहले जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हमेशा से बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो भारत नवाज़ और पाकिस्तान मुखालिफ हसीना वजद की हुकूमत के जाने के बाद से आप देखें, वो शुमाली बॉर्डर पर, मगरबी बॉर्डर पर, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ, हर बॉर्डर पर जो भारत है वो तनहा रह गया। और सो कॉल्ड नेपाल, जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी हमने उसको बनाया, उसकी तो खुद चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है ना, द सेकंड हिंदू स्टेट। तो चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप देखें यूएस, बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जो रीसेंट अलाइंस है, उसके बाद से तो भारत को तो बात बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है कि किस तरह से, और हमेशा भारत इस बात से इनसिक्योर है कि कैसे पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों के साथ एट द सेम टाइम अच्छे ताल्लुकात जो है इस्तेमाल रखने में हमेशा से कामयाब रहा। और अभी पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक गोल्डन मोमेंट्स अपने एंजॉय कर रहा है, मतलब हमने बहुत दिहाइयों के बाद जो है ये अपनी खोई हुई पोजीशन दोबारा से बहाल करने में हम कामयाब हुए हैं। इट्स अ ट्रू डिप्लोमेटिक विन इन इंटरनेशनल एरेना। और भारत के अपने अंदर देखें, आर्मी चीफ के ये जो अभी हालिया बयान था उनके एयर चीफ का जो है, वो पहले उन्होंने एक इंटरनेशनल टीवी चैनल को देते हुए जो कहा, अब वो अपनी ही बात की निगेट करें। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देखें भारत में, उनकी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है ना कि भाई कौन सी जीत है, ठीक है। ट्रम्प जो है, मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल पाकिस्तान कहना ही तो रह गया। ट्रम्प इज लाइक ट्रूली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वो टैरिफ देखें 19% हमारा टैरिफ, 25% भारत का, 6% कम हमें क्यों, मतलब इतना पाकिस्तान को माशाल्लाह इंटरनेशनल एरिया में ट्रम्प ने जो है वो ऑयल की देखें कि वो पाकिस्तान से भारत और ख़रीदे ना, तो मतलब इट्स अ स्लैप ऑन इंडियाज़ फेस। अगर आप देखें तो ऑयल पाकिस्तान से ख़रीदे, गैस देखें, टैरिफ गेम देखें जो दुनिया में जारी है। तो इन एनी वे ट्रम्प नॉट
only is the US who is actually supporting, but ईरान देखें, पाकिस्तान की अभी सफारती जीत में सिर्फ 2 बार हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नहीं है, बल्कि आप देखें फॉरेन मिनिस्टर जो है सागदार साहब जो मार्को रूबियो से मिले, उन्होंने ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, काउंटर एक्सट्रीमिज्म, IT सेक्टर में, AI सेक्टर में, किस सेक्टर में बात नहीं की, ठीक है। तो ट्रेड की मद में, ऑयल की हमारे इकोनॉमिकली देखें, हम डिप्लोमेटिकली देखें, इन एनी वे वी आर अमंग्स द टॉप मोस्ट लीडिंग अलायंस विद द US एंड नॉट ओनली विद द US। अभी हालिया जो डॉक्टर मसूद पशकियान का ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान आमद थी। तो इन एनी वे हम अपनी करंट सिनेरियो में नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रहे हैं, जोग्राफिकली स्पीकिंग हम सुपर पावर्स के साथ देखें, US को देखें, रशिया को देखें, चाइना को देखें, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर मौजूद नहीं है इंटरनेशनल एरिया में। पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप मोस्ट लीडिंग पोजीशन, ठीक है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की अगर आप बात करें, ठीक है, पाकिस्तान ने मिलिट्री ग्राउंड में जितना अपने आप को मनवाया है कि मतलब ये तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जब ओपन चैलेंज तो बनता है ख्वाजा आसिफ आपका इंडिया को कि भाई आप ला कर दिखाएं ना टेबल पे, आप क्या बात करें बिहाइंड द स्क्रीन, आप प्रूफ के साथ बात करें ना कि आपकी कैसे हमने दुनिया को क्लेम करते हैं, अगर हमने उनके 5 तैयारे गिराए तो वो हमारे कितने तैयारे गिराने में कामयाब हुए, तो आप प्रूफ करें। और 90% तो हमारी अपनी, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारी सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारी अपनी थी, मैन पावर 100% अपनी थी। तो वही बात से खौफजदा हैं कि अगर चाइना ने जो उनको प्रोवाइड किया है सारा, उनको डिफेंस सिस्टम, मैकेनिज्म सिस्टम ने, चाइना ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन टेक्नोलॉजी 90% हमारी अपनी थी, ठीक है, मैन पावर हमारी अपनी थी। तो 100% मैन पावर जब पाकिस्तान की हो, टेक्नोलॉजी चाइना और पाकिस्तान की हो, तो फिर कैसे इसको उस मुल्क को शिकस्त दी जा सकती है? वो क्या ये तो बात करते हैं मलिक साहब, लेकिन उन्होंने भी तो राफेल फ्रांस से लिए थे और उन्होंने ड्रोन इसराइल से लिए थे, बल्कि इतलात थी इससे पहले ही जो उन्होंने जारहियत का इर्तिकाब किया था कि कुछ इसराइली भी वहाँ आके ऑपरेट कर रहे थे, बराह रास्त उन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये तो भारत जो है अपनी वो सिर्फ खिफत मिटा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दूसरा देखें पाकिस्तान के साथ जो हालिया कशीदगी है उसके आप देख रहे हैं कि बाद भारत को अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं और जो मुश्किलात और जो दबाव है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल हमारे जो कुलीग कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे डिफेंस का अगर आप देखें अस्करी लिहाज से तो तमाम महाजों में बहुत ही इबरतनाक शिकस्त हुई है भारत को। और आप देखें मोदी सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाने के हवाले से अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं। देखें ना, उनके एयर चीफ को 3 महीने के बाद एक इल्हाम आ गया और वो कह रहे हैं जी इतने हमने जहाज़ गिराए, ये किए वो किए। देखिए जंगें जो हैं वो झूठ से नहीं जीती जाती, अखलाकी बर्तरी से जीती जाती है, पेशेवराना महारत से जीती जाती है। और पाकिस्तान की रिमार्केबल अचीवमेंट अगर आप देखें कि हमारा जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, आप देखें कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में आप देखें पूरी दुनिया इस बात के इतराफ़ कर रही है कि जो फ़िज़ाई बर्तरी पाकिस्तान ने हासिल की है और जो ताकत का तवाज़ुन है पाकिस्तान के फेवर में हुआ। तो भारत की जो इस वक्त नाकामियाँ हैं वो आलमी सतह पे एक्सपोज हो गई और यही वजह है कि अब बैनुल-अक़वामी मीडिया आप देख रहे हैं और जो उनके काबिल-ए-एतमाद ममालिक दोस्त समझे जाते हैं उनके साथ जो डिप्लोमेटिक फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज अमेरिकी सदर आप देख लें कि जो उनकी जो बयान दे रहे हैं कि उनकी एक डेड इकानमी उनको वो करार दे रहे हैं कि उनकी जो मीशत है वो मुर्दा हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, आर्म रेस है, तोसी पसंदाना ज़ायम है, जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो उनके एक्सट्रीमिज़म के इक़दामात है और जो एंटी मुस्लिम उनके एक इनिशिएटिव और नैरेटिव्स है वो बुरी तरह नाकाम हुआ। और यही वजह है कि आज उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंतहाई नाकाम है। जो मोदी की मुश्किलात उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उनका इक़्तिदार जो है वो डगमगा रहा है। और यही वजह है कि अब वो फौजी अफसरों को ला रहे हैं कि जनाब आएँ और 3 महीने के बाद पूरी दुनिया को गुमराह करें। तो क्या हमारे वज़ीर दिफा ने बड़ा 2 टोक दरवाज़े में कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर आप खुली बहस करें, ओपन डिबेट करें। ये जो उनकी ऑफ़र है वो पूरी दुनिया को है कि आप जी आज़ाद माहिरीन ले आएँ पूरी दुनिया से और वो उनका इन्वेंट्री चेक कर लो जैसा इब्तदाई रिमार्क्स में कहा। तो इसमें समझता हूँ कि ये दिफाई महाज पे, सफारती महाज पे, मुआशी महाज पे और हालिया जो टैरिफ जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं जो अमेरिका ने इम्पोज किया है, ये भी आप देख लें कि उनकी जो नाकाम मुआशी पॉलिसी और एक मुआशी अदम तवाज़न है जो बढ़ रहा है भारत में। आप देख लें कि वहाँ जो अकलीतों पर मसाले में उठा रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनरेस्ट है, आप देख सकते हैं कि पोलिटिकल इमेच्योरिटी है और जो वहाँ इत्तफाक राय की कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हमारे तमाम सियासी जमातों ने ये जो जंग थी इसमें इत्तेहाद और यकजहती का रिमार्केबल और अनप्रेसिडेंटेड मुजाहरा किया। आप देख सकते हैं कि उनकी एक मैसिव मिस कैलकुलेशन हुई थी कि पाकिस्तान में शायद कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरवा है, ये है वो। आप देखें कि मिलिट्री
और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने एक विजडम का मुजाहरा किया। आप देख रहे हैं हमारे मीडिया ने एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तो पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान के दिफा और सलामती को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को यकीनी बनाने के हवाले से बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया, और ये हमारा एक माइलस्टोन भी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस जंग में हमारी कौम ने हमारी आर्म फोर्सेस का साथ दिया। हमारी पार्लियामेंट में कोई ऐसी आवाज़ सिंगल भी नहीं है जो हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ गई। एक इत्तेहाद का एक मैसेज गया। और आप ये देखें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव जो है पूरी दुनिया के सामने जिस मौसर और जिस फ़ाल अंदाज में पेश किया है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रीगेन किया। बिल्कुल ठीक। ये न्यूयॉर्क टाइम बाबर लिखता है कि वज़ीर आज़म मोदी जो है, भारतीय वज़ीर आज़म, इंतहा पसंदाना सोच जो उनकी है उसने उसको अमेरिका से दूर किया है। आरएसएस नज़रिया है वहाँ पे, हिंदुत्व है, और वो इस नज़रिए की बुनियाद पे वो वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, भारत के अंदर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो दीगर अक़लियतें हैं उनके साथ जो कर रहे हैं, कि सारा का सारा वही माइंडसेट है। जी जावेद साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और न्यूयॉर्क टाइम जो है आपको पता है कि बिगेस्ट न्यूज़पेपर है, मोतबर है, और उसकी जो रिपोर्ट होती है हक़ाइक़ के मबनी होती है, और वो तमाम लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं अगर वो कोई रिपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जो उनकी कंसर्न लोग हैं उनका भी उन्होंने लिया होगा, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी का अगर आप इक़्तिदार देखें, जब ये फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना था तो इसका नारा ही इंतहा पसंदी था, हिंदुत्व की बात की थी उसने। वो कहता शाइनिंग इंडिया को उसने वो डेड इंडिया बना दिया। अब जो ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इनकी इकॉनमी जो है वो डेड हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ अब शाइनिंग की जगह वो डार्क इंडिया हो गया है। अब आप देखें कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम सर्वेज़ होते हैं, तमाम लोगों से बात की जाती है, वहाँ की जो अपोजिशन है उससे बात की जाती है, अदारों से बात की जाती है, यूनिवर्सिटी से बात की जाती है, लोगों का जो मौक़िफ़ लिया जाता है, मुख्तलिफ रीजन के लोगों का मौक़िफ़ लिया जाता है, तो उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। और बिल्कुल उनका जो नैरेटिव था वो ये था कि हमने ऐसी डिप्लोमेसी करनी है जिसके में कि सिर्फ भारत फोकस हो। जिस तरह के आपने देखा है कि पहले भी उन्होंने ऐसे किया। भारत और इज़राइल की जो दोनों की जो ये दोस्ती भी है और जो इनकी डिप्लोमेसी है ये सेम है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हमने तो अपने डिफेंस में ये चीज़ें की हैं, तो उसने तो हमें तबाह करने के लिए किया, लेकिन हमने अपने डिफेंस में जंग भी जीत ली। इसी तरह वो गज़ा में करता है। इसी तरह आप देखें कि दो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह कि आपने देखा है कि वो इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं ताकि अपनी हेजमनी कायम कर सकें, लेकिन वो हेजमनी अनफॉर्चुनेटली कायम नहीं हो सकी। और उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो आपने देखा है कि जो इंडिया है अंदर से डिवाइड हो चुका है, वो पोलिटिकली भी डिवाइडेड है, आप इस वक्त देख लें, और वो आप सोशली भी डिवाइडेड है, वो रिलीजियसली भी डिवाइड है। और इसके अलावा जो आज उनको मिलिट्री को आके कहना पड़ा है कि जी हमने जो उनके 6 जहाज़ गिराए हैं, आज 10 मई के बाद आज 10 अगस्त है, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। तो उसका तो जवाब ख्वाजा आसिफ ने बड़े अच्छे तरीके से दिया कि इस तरह की मज़ाक़ा खेज़ बात जो है वो जंग के बाद 3 महीने के बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर करनी चाहिए थी। तो अब इस तरह का जो नैरेटिव होता है उसका जो न्यूयॉर्क टाइम ने लिखने का मकसद ये है कि अब भारत जो है इखलाकी तौर पे भी शिकस्त खा चुका है, सोशली भी वो शिकस्त खा चुका है, रीजनली भी वो शिकस्त खा चुका है, और इंटरनेशनली वो आइसोलेट हो चुका है। आप आइसोलेशन की उसकी देख लें कि इस वक्त उसका कोई भी इर्द गिर्द का मुल्क, जो उसका हमसाया मुल्क देख लें आप, रीजनल जितने ममालिक हैं जो कि बड़े ममालिक हैं, वो भी उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने जो फोकस किया है वो ये है कि जो अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब ये नहीं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रही उनकी फॉरेन पॉलिसी जो बना रहे हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं उनको, कि हम इस फॉरेन पॉलिसी में किन किन चीज़ों को रखें। पाकिस्तान की जो फॉरेन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है, बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है, और ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान इसके बाद जिस तरह से हम बात कर रहे थे मिलिट्री डिप्लोमेसी की और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, आप इससे मुतमईन हैं कि पाकिस्तान एक बहुत सही रास्ते पे गामजन है। हम देख रहे हैं कि जो ममालिक हमारे साथ खड़े हुए इस जंग के दौरान, पूरी दुनिया एक तरह से हमारे साथ थी। ये जो ममालिक, टर्की, ईरान, आज़रबाईजान, ये तमाम वो ममालिक जिसमें हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, ये सब गए, शुक्रिया भी अदा किया, उनके साथ इंगेज भी कर रहे हैं। फिर
पाकिस्तान अमेरिका के साथ, चीन के साथ तो हमारी दोस्ती खैर बेमिसाल दोस्ती है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारी सियासी क़ियादत, जो मिलिट्री क़ियादत है, वो मुस्तकिल इंगेज कर रही है। ये पाकिस्तान और अमेरिका और दुनिया भर के साथ ताल्लुकात के लिए बहुत अहम इंगेजमेंट है। ये बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि आजकल जो डिप्लोमेसी के नए रंग है वो मल्टी डोमेन में काम करते हैं। आपकी जो ट्रेड के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, इसके अलावा आपके मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, आपके जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है वो है, और इसके अलावा आपका डायस्पोरा जो होता है वो भी आपके लिए एक डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है। और इसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी फील्ड में, वो भी आपको एक किस्म का एज देता है डिप्लोमेटिक महाज पर। तो हम जब ये देखते हैं तो देख लो पाकिस्तान के जिस तरीके से सदर ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, और ये मेरे ख्याल में कि ये एजाज बहुत कम लोगों को या हासिल ही नहीं है, जो मेरे ख्याल में मेरे राय के मुताबिक या मेरी स्टडी के मुताबिक। दूसरी बात ये है कि अब दूसरी दफा पर विद इन लेस देन 3 months अगेन ही इज देयर, और उनके जो सेंट काम है उसकी नए सेंट काम का आना और वो पुराने सेंट काम का कुरेला साहब का जाना, और उसमें शिरकत करना, और फिर उसके साइड लाइंस पर बाकी जो डिफेंस के कुछ चीफ आए हुए थे या वो उन सबसे मुलाकात करना, उनके साथ अपने व्यूज और जो हमारी जो हिकमत अमली है या हमारे जो स्ट्रेंथ है उस पर बात करना, और वो एक रिस्पेक्ट के साथ कि दुनिया देख रही है उसको एक आइकॉन के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया है इस किस्म की जंग दुनिया की तारीख में, मतलब जो मॉडर्न तारीख में वो नहीं हुआ है, तो इसलिए दुनिया उसको एंगेज कर रही और देख रही। फिर ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी वो मिले हुए और उसको दावत भी दी है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा मिलिट्री डिप्लोमेसी का जो फ्रंट है वो टॉप मैन है, और उसने एक एजाज उसको मिला हुआ है, पाकिस्तानी कौम ने उसको दिया है कि वो फील्ड मार्शल है। तो फील्ड मार्शल और बाकी जो चीफ होते हैं उनमें जाहिर है कि ओहदे के लिहाज से और उसके जो रैंक सिस्टम होता है आर्मीज में, उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, सब उसको सर से बुलाते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक मिलिट्री डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो सिर्फ क्लेम बेस्ड नहीं है या सिर्फ बोस्टिंग उसमें नहीं है। सिर्फ इंडिया ने जो अभी थोड़ी सी अपनी मतलब है कि गेन करने के लिए स्पेशली अपने महाज पर कि जिसको अपने ही उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो डिनाई कर चुके हैं जो कुछ उनका एयर चीफ बोल रहा है, या इसके अलावा हमने जो दुनिया को बता दिया है, दिखा दिया है और उसके एविडेंसेस मौजूद है। तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स को जब कोट करते हैं तो उसमें देख लो कि इंडिया एक ऐसे परप्लेक्स सिचुएशन में चले गए, मैं कहता हूं कि वो एम्बेरसमेंट से भी कदम आगे के परप्लेक्स है कि अब हम किसके पास जाए, किधर जाएंगे। देखें, क्योंकि जाहिर है कि हम श्रीलंका के साथ हमारे मिलिट्री के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, इसके अलावा चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, और इसके अलावा अब अरब दुनिया में भी है। ईरान जो एक मुल्क था जिसको डिच किया इंडिया ने और वहां पर उनके राने जासूसी की इजराइल के लिए, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के दोस्त अपने बॉर्डर पर बन रहे हैं, जबकि इंडिया के दोस्त अपने बॉर्डर पर कम से कम होते जा रहे हैं। तो ये एक रीजनल आइसोलेशन होता है, एक इंटरनेशनल आइसोलेशन होता है। और तीसरी बात ये है कि हमने अपनी डिप्लोमेसी को अभी ज्यादा ऑफेंसिव और ज्यादा उसको क्रेडिटेबल बनाकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि वो अपनी जो साख है उसको दोबारा हासिल करने की वो कोशिश करे। तो जाहिर है हम आगे हैं उससे कई कदम, और वो जो हमारा पीछा कर रहा है तो शायद कि वो उस मुकाम तक अब पहुंच चुके, क्योंकि रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि उसको हासिल करने के लिए और उस पेडिस्टल पर ऑपरेट करने के लिए जिसको दुनिया मानती हो, मेरे ख्याल में कि ये जो 4 रोजा जंग थी और इसके बाद जो पाकिस्तान को जो मकाम मिला हुआ है और अभी जो मशक़ें हो रही, आपने देखा कि हमारा C-130 और J-17 वो शो में गए थे लंदन, और वहां पर जिस तरीके से परफॉर्म किया और 2 उनको प्राइजेस मिल गए, ये भी दुनिया को दिखाने कि पाकिस्तान की एयरफोर्स किस तरीके से
खुद को मेंटेन करती है और फिर उनके जो स्किल्स हैं और फिर उनके जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है वो किस मतलब है कि उसका एक मकाम है या दुनिया के एयरफोर्सेस में से वो लीडिंग एयरफोर्स कहलाती है। दो हमारे पास जहाज कम है, दो हमारे पास डिफेंस बजट कम है, दो हमारे पास वो डिप नहीं है जिस तरीके से बाकी मुल्कों के पास होता है। लेकिन इसके बावजूद इस लिमिटेड डिप में मैं एक स्ट्रेटेजी के स्टूडेंट के तौर पर कहता हूं कि जिस कम डिप में हमने उनके इस 400 सिस्टम को और उनके तकरीबन 70 to 80 जहाजों को एंगेज किया, एक लिमिटेड कॉरिडोर में उनको लाकर, इसको नेपोलियन की स्ट्रेटेजी कहते हैं कि अपनी चूजिंग पर हम उनको ले आए और अपने चूजिंग के ग्राउंड में उनको मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एज होता है जो आपको स्ट्रेटेजी लेवल पर इस तरीके से कामयाबी दिलाता है। और फिर जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ चीजों को जो मैंने पहले भी बता दिया कि एक काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, उनको जो फ्यूज कर दिया, इंडिया उससे बाखबर नहीं था, उसको कोई इसका शुद्ध बुद्ध भी नहीं था। आपने देखा होगा कि जब बालाकोट का वो हुआ था और उसके बाद जो हमने उनको चैलेंज करते कि वी विल सरप्राइज यू एंड वी विल रिप्लाई, और वो वही कुछ हमने किया, दिन दहाड़े किया। और वहां पर जो फिर उन्होंने क्लेम किया कि हमने 160 गिराया है, तो अमेरिका ने गिनती, क्योंकि सारे उनको पता होता है एक सीट जब इजेक्ट हो जाता है तो जो कंपनी उसको बनाता है उसको पता होता है कि कौन सी सीट इजेक्ट हो गई है। तो ये मॉडर्न दुनिया में इसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उन्होंने उनको बताया कि नहीं F-16 पूरे हैं। और अब भी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि आप गिनती कर लेते हैं, ये तो कोई वो चीजें नहीं है कि इधर उधर या मैंडिक नहीं है, ये तो जहाज है, उसके अपने नंबर होते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स हैं, चीन का सैटेलाइट है बेडो, इसके साथ अमेरिकी सैटेलाइट है, रशिया का सैटेलाइट है, यूरोप का सैटेलाइट है। ये तो, और हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक है सबूत दिए, डिजिटल जो उसका फुटप्रिंट था वो पूरी दुनिया के सामने पे रखा। और ज़ाहिर है फिर अमरीकी सदर अगर कोई बात करते हैं तो वो बगैर किसी सबूत के नहीं करते। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं होती, दावे नहीं होते, जैसे अभी भारतीय एयर चीफ कर रहे हैं। जियर बलोच साहब आप फरमाइएगा, एक मुस्तकिल जो एक मामला है जिस पर अमेरिका भारत के साथ तशवीश का भी शिकार है, वो यही है कि पाकिस्तान ने हमेशा से बार बार अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ़ की, उनका शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने में उनका किरदार था। लेकिन भारत आपके ख्याल में क्यों गुरेज़ा है उस पर बात करने से? ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है कि इस वजह से भी जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं कि भारत खुलकर ये किरदार तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है। देखिए इसमें दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मोदी ने अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को अपने मुल्क पे बरतरी दे दी है या उसको ज़्यादा फौकियत दे दी है। उसके लिए अपना इमेज, अपनी रेपुटेशन और उसका अपना जो वोट बेस है वो बहुत ज़रूरी। जहाँ पे उसने अपने आप को एक इनविंसिबल मिथिकल लीडर बनाया है जो कहीं जो हिंदू गीता के कहीं पढ़ा हुआ था और वहाँ दोबारा रीआर्कनेशन हो गई है, दोबारा उसका वजूद आया है जिसको शक्ल दी ही नहीं जाती। आई थिंक बहुत सारी ऐसी मिथिकल कहानियाँ हैं हिंदू मैथोलॉजी में जिसमें ऐसे भी इनके होते हैं लीडर्स जिनको या खुदा कहते हैं उसको, वो लोग उनको, तो ये अपने आप को उस इनकारनेशन में समझता है। तो उसके लिए चाहे मुल्क का कुछ भी हो जाए, उसकी रेपुटेशन कैसे भी हो जाए, कोई भी फैक्ट लाए जाए, लेकिन उसकी शख्सियत पे कुछ ना, वो उस पर असर ना पड़े। तो एक तो ये कि अपने मुल्क को उसने, अपनी शख्सियत को उसने अपने मुल्क पे जो है वो फौकियत दी। दूसरा ये है कि एक झूठ बोल चुके हैं अपनी, फिर वही बात आ जाती है कि एक झूठ वो बोल चुके हैं, अब उस झूठ से पीछे हटने के लिए उनको बहुत ज़्यादा खफत उठानी पड़ेगी और उसमें बहुत सारी अपोजिशन भी बोल रही है। और मैं समझता हूं कि अभी जितनी कमजोर, वनरेबल अपने आप को ये हुकूमत समझ रही है, मोदी की सरकार, इस वजह से वो सच बोलने से कासिर है कि जिस दिन वो सच बोलेंगे, इनफैक्ट बातें हो रही हैं कि भाई इनको जाना चाहिए। तो ये इसमें ये एक जो पूरा टोला है बीजेपी आरएसएस का, मैं उसको ये कहता हूं, मेरी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो एक फिक्री खलफशार का शिकार है। एंड दिस इज द कॉग्निटिव डिसोनेंस
जब कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है तो उसके अंदर फिर झूठ भी सच लगता है, अपना भी और पराया भी, और उसमें फिर हकीकत से एक परमानेंट स्टेट ऑफ डिनायल होती है। दूसरा ये होता है कि दे लव देयर ओन इको चैम्बर, जिसमें न सिर्फ वो खुद रहते हैं कि अपने प्रोपेगेंडा को वो लोग बिलीव करते, लेकिन जो फॉलोअर्स है उनको भी ये कहते हैं कि हकीकत असल में ये है। और द एक्सप्लेनेशन, द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर देयर हेड चीफ टू टेल अस दिस आफ्टर 3 months इज कि जी हमने गिराए थे, यही वजह है कि वो अपनी उस, क्योंकि उनका जो फॉलोअर जो कि उनके इको चैम्बर में रहता है वो भी बिलीव करने को तैयार नहीं था कि ये कुछ हकीकत हो गई, तो उनका अगर वो बिलीव नहीं कर रहा तो लेट्स डू इट। इनफैक्ट सम ऑफ द जो इंडियन जर्नलिस्ट उन्होंने खुद कहा कि आप कुछ भी, जिस तरह पॉपुलिस्ट लीडर का मसला होता है, इनफैक्ट अमेरिका का भी मिसाल है, हमारे यहाँ का भी मिसाल है, तो ये जो लोग एक पर्सनैलिटी कल्ट को फॉलो करते हैं उनकी मेंटेलिटी एक अजीब गरीब हो जाती है, उनकी साइक एक अजीब गरीब होती है। वो दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग बैड, दे वांट टू जस्ट मेक बिलीव व्हाट दे आर मेड टू बिलीव। और उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से इन लोगों को, जो कि उनके कैप्टिव ऑडियंस होते हैं, जो कैप्टिव फॉलोअर्स होते हैं, दे नीड टू बी ब्लाइंडेड इंटेलेक्चुअली। तो मैं समझता हूं कि उनको अब वो उन्होंने एक लिहाज से फिक्री ताला लगा दिया है अपने लोगों को, और उसी उनका ऑडियंस बाहर का नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये झूठ सिर्फ अंदर के लिए बोला, क्योंकि दुनिया को पता लग गया है, राफेल कंपनी ने कह दिया है, जिस तरह आप लोग बाकी भी बहुत सारे आर्गुमेंट टेक्निकल दे चुके हैं। तो अब ये है कि वो अपने एक लिहाज से इट हैज गॉट स्टक इन इट्स ओन होल, और फिर उसकी जो कहानी थी कि जी रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड, वो खत्म हो कि जी ब्रिक में भी जाना है, सिप में जाना है, साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनना है, नेटो का भी, अमेरिका का भी, वेस्ट का भी, और फिर सबसे बड़ा थानेदार इंडियन ओशन का बनना है, एज इफ दे ओन इट। इंडियन ओशन इज नॉट एन इंडियाज ओशन, एज वन ऑफ आवर फ्रेंड वाज सेइंग वन टाइम, कि इट्स ए इंडियन ओशन, द सेंस ऑफ कि इंडियन कॉन्टिनेंट के को वो के साथ है, इंडिया का नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की, अपने लोगों को भी और दुनिया को, कि हिंदुस्तान जो इंडियन ओशन है, या जो कि हम अरबिक ओशन कहते हैं, और हमें मजीद और कहना चाहिए इसको अरबिक ओशन, और कि ये अरबिक ओशन जो है वो हिंदुस्तान का नहीं है, इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन इज एक्चुअली, यू सी वी नीड टू रियली चेंज आवर टर्मिनोलॉजी। दीस आर ऑल द ब्रिटिश used in the Second World War, Indian Ocean, the theaters, East and West and all of that. We need to change, make it Arabian Sea. एशिया पैसिफिक, बिल्कुल अब दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें सुंदर साहब, एक एम्बेसडर साहब ने भी बात की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। इंडिया ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है, लेकिन SCO में भी और ब्रिक्स में भी उसका जो किरदार है, ये इन ऑर्गेनाइजेशन का वीक लिंक है। और ये जो ममालिक इन तंजीमों में हैं वो अब ये फील करना शुरू हो गए हैं। फिर G7 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वो गए, वो ज़ोर ज़ोर से जाके बॉडी लैंग्वेज से हंसना, ये साबित करना कि मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, ज़ोर ज़ोर से हाथ मिलाना, ये लेकिन भारत खुद जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा वीक लिंक है जी, ज़बरदस्ती हाथ मिलाना। और हमने देखा मोदी की वीडियोस में भी कि वो किस तरह से ब्रिटेन के उनके साथ जो स्टामर के साथ ज़बरदस्ती हाथ मिला रहे थे। फिर एज शंकर पीछे थे और हमारे सागडार साहब जो थे वो आगे थे। तो ये वो पिक्चर थी, तारीख़ी पिक्चर थी एज शंकर, जिनको वी मिस्टेकली थॉट इज़ अ वेरी थाटफुल जो फॉरेन मिनिस्टर, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली। अब इनके शेकिंग बॉडी लैंग्वेज, शेकिंग स्टेटमेंट्स जो हैं पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, तो देखेंगे तो उनकी जो बहुत सुप्रीम फॉरेन पॉलिसी भारत की कहते थे, तो वो कहाँ फॉरेन पॉलिसी उनकी है जिसने उसको डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे बिल्कुल तनतना करके रख दिया है। और अब देखिए ब्रिक्स में हमने पिछले दिनों सुना था कि इंडोनेशिया जो है वो इंडिया को रिप्लेस करने की बात हमने सुनी थी। तो ये जो ब्रिक्स में अपनी पोजीशन खोता जा रहा है, G7 कैसे हर जगह अपनी पोजीशन जो वीक करता जा रहा है, इसका मतलब भी जो है कि मतलब जो अपने आप को सेल्फ क्लेम डेमोक्रेटिक, सेल्फ क्लेम सेकुलर इंडिया और सेल्फ क्लेम्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहने वाला इंडिया आज डेड इकोनॉमी का जो लेबल लेकर फिर खड़ा है
ना। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब ऑफ कोर्स दे आर नॉट ब्लाइंड, उनको मालूम है कि वो देख रहे हैं कि ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड पे इंडिया भारत ने जो झूठ बोला था, पहले उसको यूएस की सपोर्ट थी, ठीक है, वो यूएस उसके पीछे खड़ा था और यूएस उसको शायद इस रीजन में ऊपर लेकर जाना चाह रहा था। भारत ने अपने हाथ से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4-6 साल पुरानी अगर आप बात देखें, जब पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेप बैक हो गया तो भारत ऊपर जा रहा था, ठीक है, और भारत को ऊपर ले जाने वाला सिर्फ अमेरिका था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन टारगेट किलिंग्स उसने अपनी जो पोजीशन है वो खुद वीक की है, ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड पर बल्कि टारगेट किलिंग्स पाकिस्तान जब कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत फैलाता है, बलूचिस्तान में देखें, सिस्तान और बलूचिस्तान में जो है वो ईरान और पाकिस्तान के सूबे में भारत BLA के तवस्सुत से जो टारगेट किलिंग्स कर रहा है। सिंध में हमने टारगेट किलिंग्स देखी, पंजाब में टारगेट किलिंग्स देखी, तो किसी ने हमारी बात पे यकीन नहीं किया था। फिर कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने जब बात की तब थोड़ी सी हमारी बात को भी वेटेज मिली, जब सिखों ने बात की, खालिस्तान तहरीक के सिखों ने बात की। लेकिन जब न्यूयॉर्क में टारगेट किलिंग प्लान की भारत ने, उसके बाद से जो है वो दोबारा से अपने पाँव पे उस तरह से खड़ा हो ही नहीं सका भारत, कि अमेरिका ने जो उसको सपोर्ट करा था। जब आप अमेरिका में ही टारगेट किलिंग करेंगे तो इज़ दैट द स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, इज़ दैट द स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी कि जो आपको ऊपर लेकर जा रहा है, आपको जिसने चांद पे पहुंचाने का ये जो गेम थी ये भी दुनिया में जल्दी सामने आ जाएगी। जो चांद पे जाने के जो दावे थे भारत के, इसमें किस हद तक सदाकत है, वो जिस तरह से झूठ बोलता है और जिस तरह से वो मनगढ़ंत बयानियाँ दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करता है। इस दौरान मलिक साहब पोलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि अचीव हो रही है, अवाम का एतमाद बढ़ रहा है अपने इदारों पे और अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ। एक कोशिश तो यहाँ भी होती रही है ना कि डिस्टेबलाइज किया जाए मुल्क। जी, लेकिन वो अनासर मेरे ख्याल बुरी तरह नाकाम हो गए। आपने देखा है कि मुल्क की यकजहती और इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के हवाले से जिस तरह की भी उनकी एक सियासी हिकमत अमली थी, आप देख सकते हैं कि वो पूरी जमात ही, आपको पता है कि जिस दौरानिए से गुजर रही है, जिसकी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक तो यह कि उन्होंने बिल्कुल एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का इज़हार किया, तो हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर चले जाए। इस वक्त सब अच्छी बात है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत बिल्कुल एक सफ़े पे, और आप देख सकते हैं कि मुल्क की इकानमी को दोबारा मुस्तहकम करने के हवाले से और बैन-अक़वामी सतह पर जिस तरह आपने कहा कि हमारी जो एक मौसर दिफाई हिकमत अमली है, सफारती पॉलिसीज़ हैं, और इसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का ट्रस्ट जो एतमाद है वो बढ़ रहा है। आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनका एतमाद पाकिस्तान पे बढ़ा है, और पाकिस्तान के ज़र मुअल्लक़ के ज़ख़ायर आप देख लें। जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ हमारी कम्यूनिटी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी है वो असासा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और उनकी वजह से जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान आता है और उनकी मेहनत है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, और जो इकनॉमिक इंडिकेटर है वो बड़े पॉजिटिव है। आपने बिल्कुल दोस्त कहा कि जो सियासी इस्तेकाम होता है वो मुआशी इस्तेकाम का पेशखैमा साबित होता है। अगर आज हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार होंगे तो लामहला हमारी मुआशी तजारती जो मुश्किलात उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। देखिए, हालिया जो अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ है, ये एक मुआशी बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में गए, हमारी इकनॉमिक टीम को बहुत रिमार्केबल कामयाबी मिली है, और यही वजह कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। बिल्कुल हमारी जो मुआशी हिकमत अमली है, जो मुआशी इस्लाहत है, इसको ज़रा थोड़ा समझने की ज़रूरत है बाबर, कि इस पूरे रीजन के अंदर एक तो पाकिस्तान का पहले जो टैरिफ था वो 29% था, ये भी अपने नाज़रीन को बताने की ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया को अमेरिका ने एक सख्त पैगाम दिया है टैरिफ के हवाले से, पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है उसमें एक तो 29% से वो 19% पे आ गया है, टैरिफ कम हुआ है। दूसरा, इस खित्ते में सबसे कम जो है वो टैरिफ पाकिस्तान पे है। सो ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी दोनों की। आप ये जो टैरिफ की बात है बिल्कुल सही है, और इससे ये होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है अमेरिकन के साथ वो बढ़ जाएंगी। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। उसके बाद ये रीजन की जो जियो पोलिटिकल हैसियत थी पाकिस्तान की वही चेंज होगी, और सारे का सारा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ कि उनको जाता है, ज़ाहिर है पोलिटिकल क़यादत की उनको पूरा इत्मीनान है और दोनों सेम पेज पे हैं। अभी भी आपने देखा है कि वो वहाँ पर हैं, और इसका भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जब ये टैरिफ जो आपने कहा कि सबसे कम लगाया है, तो उन्होंने आपको रिलीफ दिया है। अभी और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, इसमें ये हो रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का 4% और कम कर दिया जाए, इसको जो दूसरे कम्बोडिया और जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ 15% कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, और भी अच्छी
अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल एक दुरुस्त रास्ते पे गामजन है, सियासी, सिफारती और दिफाई लिहाज से तो हम सबको पता है, लेकिन उसके बाद फिर एक पोजीशन बनानी होती है कि आपको पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना होता है, एक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है और माशी तौर पे आपको आगे जाना पड़ता है। वक्त ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदस मुस्तकीम साहिबा आपका, मंजूर अहमद साहब, बाबर गोरसी, GR बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।